Good morning to all of you. Let's continue chapter number 7 P block. In this video we discussed about group 17 element. प्रीवियस वीडियो में ग्रुप 16 जो एलिमेंट थे और उनके जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड थे वो डिस्कस किए थे, और उसके बाद अब हम ग्रुप 17 जो है उन एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. ग्रुप 17th एलिमेंट. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, इन एलिमेंट को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं. ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? हैलोजेंस कहलाते हैं. कौन कौन से इसमें एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. इसके अलावा इसके अंदर दो और एलिमेंट है, दैट इज एस्टेटाइन और टेनेसिन. एस्टेटाइन एंड टेनेसिन, ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट होते हैं दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं. तो इस चैप्टर में हमें कहीं भी इनके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना है. दैट्स राइट. अब इनको हैलोजेंस क्यों कहते हैं? तो देखिएगा, ये जो हैलोजन है ये ग्रीक वर्ड है जो कि हैलो से और जन से मिल करके बना है. हैलो का इंग्लिश में जो मीन होता है दैट इज सॉल्ट. सॉल्ट और जन्स का मतलब है बॉर्न. इसका मतलब है सोल्ट बॉर्न करने वाले या सोल्ट का फॉर्मेशन करने वाले. इट मीन्स सोल्ट प्रोड्यूसर, जो कि सोल्ट बनाते हैं. और आप देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोस्ट ऑफ क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं. क्योंकि इनके जो कंपाउंड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जो कि मेटल्स के साथ में और बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. इसलिए इनको क्या कहते हैं? हैलोजेंस कहते हैं. सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, ये सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं. तो आपको ये याद रखना है. फिर कैसे याद रख लेंगे इसको? फिर कल बाहर आई आंटी. फिर कल बाहर आई आंटी. तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसिन. एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 आपको याद ही होगा. उसके बाद कितना ऐड करना पड़ेगा? 8. फिर कितना ऐड करना पड़ेगा? 18. फिर कितना ऐड करना पड़ेगा? 18. और उसके बाद 32 एंड अगेन 32. तो आपको एक का याद हो तो बाकी का जो एटॉमिक नंबर है वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ये थोड़ा सा जर्नल इंट्रोडक्शन हो गया है ग्रुप 17 एलिमेंट के बारे में. इसके बाद में अब आता है इनका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अक्यूरेंस. फर्स्ट पॉइंट दैट इज अक्यूरेंस. अक्यूरेंस, यहाँ से कोई भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी तक नहीं आया है. मैं बता दूंगा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जो आएगा. ठीक है, अक्यूरेंस में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें जो कि आपको एक बार बस केवल इनको सुनना है. फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर फेयरली अबंडेंट, खूब सारे पाए जाते हैं फ्लोरीन क्लोरीन. वाइल जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं ये दोनों बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेस सो. ये फेयरली अबंडेंट होते हैं बट ये कम अमाउंट में पाए जाते हैं. ठीक है, फ्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्लोरीन, तो देखिएगा, फ्लोरीन इज प्रेजेंट मेनली एज इनसॉल्यूबल फ्लोराइड. फ्लोरीन जो होता है ये मेनली किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इनसॉल्यूबल फ्लोराइड के फॉर्म में. जैसे फ्लोरस्पार CF2, इसमें फ्लोरीन है. जैसे क्रायोलाइट, ठीक है, इसमें भी फ्लोरीन प्रेजेंट है. इसके अलावा फ्लोरएपेटाइट, इसमें फास्फोरस भी है, याद रखना है. एपेटाइट फैमिली का और है ये फ्लोरएपेटाइट. दैट्स राइट. एंड स्मॉल क्वांटिटी प्रेजेंट होती है सॉइल में, रिवर वाटर में, प्लांट में, बोन्स में, टीथ में, एनिमल के, इन सब में प्रेजेंट होती है. लेकिन कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी तक. दैट्स राइट. सी वाटर कंटेन क्लोराइड. सी वाटर में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे होते हैं. बट मेनली सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन सी वाटर के अंदर होता है. और कितना होता है सोडियम क्लोराइड? ये 2.5% बाई मास होता है. इसलिए जो सी वाटर है वो सॉल्टी होता है. ठीक है. द डिपॉजिटेड ऑफ ड्राइड अप सीज कंटेन दीज कंपाउंड्स. ठीक है, जो सी वाटर है उसको अगर आप ड्राइड कर लेंगे, सुखा लेंगे, उसको वेपराइज करा लेंगे तो उसमें ये आपको मिलेंगे. सोडियम क्लोराइड आपको मिल जाएगा, कार्नेलाइट आपको मिल जाएगा, ये सब उससे मिलेंगे. बट नथिंग इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मैराइन लाइफ, ठीक है ना, कंटेन आयोडीन
इन देयर सिस्टम। बहुत सारे जो मेराइन जो लाइफ हैं, मतलब समुद्र में रहने वाले जो जीव है, उनकी बॉडी में भी क्या होते हैं, बहुत सारा आयोडीन जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वेरियस सी वीड्स, ठीक है ना, जो है उनके अंदर क्या होता है, अप टू 0.5% ऑफ आयोडीन होता है। इसके अलावा जो चिली साल्टपीटर है उसमें भी 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट होता है। अब बात कर रहे हैं एस्टेटाइन की। एस्टेटाइन एंड टेनिसिन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। टेनिसिन का सिंबल क्या है, TS है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, इतना होता है, और मास जो है वो इसका इतना होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखा आ जाएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा इसका, बस केवल 7s2 और 7p5 जो है वो लास्ट में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दस राइट। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो अभी सबका ही हमें पढ़ना है, तो अक्यूरेंस हो गई है। बट अक्यूरेंस के अंदर अभी तक कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया है, याद रखना है। अक्यूरेंस के बाद में फिर हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज़। दस राइट, सम एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, और उन एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ में भी जो हमें डिस्कस करना है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़, और इसमें भी जो डिस्कस करना है हमें, वो पहले डिस्कस करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है सबका क्या होगा, NS2Np5 होगा, NS2Np5 होने वाला है। तो इनके जो आउटर शेल हैं, अच्छा एक चीज़ और भी याद रख लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन रेडियो एक्टिव है, इसकी बात कीजिएगा नहीं। बाकी इन सबको हम कलेक्टिवली किसके द्वारा लिखते हैं, X के द्वारा लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हेलोजन का सिंबल होता है। तो ये जो हेलोजन है इसके आउटर शेल के S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, S के अंदर बेटा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, और P में कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो देखिएगा इनको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है तो इनके आउटर सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 7, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको बस केवल 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो दूसरे से 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। दस राइट, ये इनका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड जो पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, दैट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। आप अगर इनकी कोवेलेंट और आयनिक रेडियस को देखेंगे तो कंटिन्यूसली देखिए अप टू डाउन जाने पर इनकी जो रेडियस है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है ना। द हेलोजन हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडी। हेलोजन की एटॉमिक रेडी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, हर एक पीरियड में। दैट्स राइट, ड्यू टू मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इनके न्यूक्लियस में मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रेडियस, ये सब चीज़ें जो है ये हमने 11th क्लास में कहीं डिस्कस किया होगा। दैट्स राइट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडी इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन से आयोडीन तक जाओगे तो इंक्रीज होती जाएगी ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटम सेल, क्योंकि क्वांटम सेल या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा एक बार आप समझ लेंगे। यहाँ पर ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब आपके पास में इधर कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कोई भी ग्रुप हो, 6 7, हर एक ग्रुप के अंदर जब आप क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, साइज जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा जो साइज मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, 17 में। हालांकि 17 के बाद 18 ग्रुप भी होगा, लेकिन 18 का साइज सबसे बड़ा होता है, याद रखना है। जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर है ना, इन सभी बड़ा साइज होता है 18 का। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट साइज है हर पीरियड में, सबसे जो छोटा मिलने वाला है वो 17 ग्रुप का एलिमेंट ही मिलेगा, ठीक है। हैलोजेंस हैव द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडी इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड, ठीक है ना। अपने पीरियड में सबसे छोटा जो रेडियस है वो हैलोजन का ही होगा। क्यों? क्योंकि जो साइज होता है बेटा, उस साइज के ऊपर किसका इफेक्ट पड़ना होता है, साइज के ऊपर मेजर 2 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक न्यूक्लियस होता है, तो आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आउटर सेल में क्या होते हैं, या सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस होता है बेटा, ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। दैट्स राइट। अब अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा। दूसरा, अगर इस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग पावर इंक्रीज होगी, जिससे साइज जो है वो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये जो होते हैं 17 ग्रुप के एलिमेंट, इनके अंदर अपने पीरियड के अंदर, एक ही पीरियड के अंदर जाओगे तो इनके न्यूक्लियस में इफेक्टिव जो चार्ज है वो इंक्रीज होता जाता है, जिसके कारण से जो साइज है वो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाता है। दैट्स राइट। अच्छा, क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर
इधर से इधर जा रहे हैं, साइज़ डिक्रीज हो रहा है 17 का सबसे छोटा। फिर 18 का साइज़ क्या होता है बेटा, 18 का जो साइज़ है ना वो फर्स्ट वाले से भी बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, क्योंकि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, और रिएक्ट नहीं करते इसलिए इनका जब हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं तो इनका जो रेडियस है वो वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। क्या कैलकुलेट किया जाता है, वंडर वाल रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। और जो वंडर वाल्स रेडियस होता है इसका साइज हमेशा ही लार्जर होता है बाकी के रेडियस से, बाकी के साइज से, इसलिए 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज हमेशा बड़ा ही कैलकुलेट होगा ड्यू टू कैलकुलेशन ऑफ वंडर वाल रेडियस, इसलिए। ठीक है, अब ये वंडर वाल रेडियस क्या होता है, ये सब 11th क्लास का पॉइंट है, बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज बड़ा होता है सबसे ज़्यादा। क्यों, क्योंकि इनका जो साइज है वो वंडरवाल रेडियस से कैलकुलेट किया जाता है और वंडरवाल रेडियस की वैल्यू हमेशा बड़ी आती है, इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टी है नंबर 3, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। इनकी जो टेंडेंसी है किसकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी जो टेंडेंसी है ये इलेक्ट्रॉन देने की बिल्कुल भी नहीं होती। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या है, इनमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है वैलेंस सेल से, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ते नहीं है। क्यों होती है लिटिल टेंडेंसी, क्योंकि इनके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी पहले से बैठे हैं और ऑक्टेट अटेंड करने के लिए इनको केवल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये लॉस नहीं करते बल्कि एक इलेक्ट्रॉन ये तो गेन करना पसंद करते हैं। दैट्स राइट। तो इनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है, लिटिल टेंडेंसी। दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर इनमें से तुम इलेक्ट्रॉन को निकलवाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत हाई जो एनर्जी है ना वो आपको देनी पड़ेगी, तब जा करके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर के आउट हो पाएगा। तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स राइट। नेक्स्ट, ड्यू टू इंक्रीजेस इन एटॉमिक साइज, इनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है, जब आप अप टू डाउन जाओगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइन, तो अप टू डाउन जाओगे तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस पर चला गया। ठीक है, डिस्टेंस पर चला गया तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत वीकली अट्रैक्टेड है, और वीकली अट्रैक्टेड है तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एनर्जी इसे दोगे तो ही ये निकल के बाहर चला जाएगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, डिक्रीज होती जाएगी डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग अप टू डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीजेस। दैट्स राइट। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको हम किससे लिखेंगे, डेल EgH से लिखेंगे। दैट्स राइट। और ये कैसी होती है, ये नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, डेल EgH। डेल EgH जो होता है ये नेगेटिव होता है। इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो निकलना नहीं है, आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। जो एनर्जी रिलीज होगी ऐड करने पर उसी को हम डेल EgH कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो ये रिलीज करेंगे। इसलिए रिलीज कर रहे हैं, दैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, डेल EgH कैसा होगा, नेगेटिव होगा। दैट्स राइट। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे छोटा साइज इनका ही है। दैट्स राइट। अपने अपने पीरियड में तो सबसे स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को यही अट्रैक्ट करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी यही रिलीज करते हैं। इसलिए पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी ही होती है। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, हैलोजेंस हैव मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सबसे ज़्यादा एनर्जी ये रिलीज करते हैं इन देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड, अपने अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा एनर्जी यही रिलीज करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मैक्सिमम एनर्जी रिलीज।
ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी यही रिलीज करेंगे अपने अपने पीरियड में। क्यों करेंगे? बिकॉज एटम ऑफ दीज एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट का जो एटम है, हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, ऑक्टेट भी कह सकते हो इसे। ठीक है, ऑक्टेट से इनका 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, या नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होने से 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये बहुत इजीली गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे, तो बताइएगा सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लाके फ्लोरीन में भी ऐड करो, ब्रोमीन में ऐड करो, आयोडीन में ऐड करो, क्लोरीन में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? ऑब्वियसली फ्लोरीन रिलीज करेगा, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, न्यूक्लियस इसको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो उससे कम उससे कम उससे कम, तो लेस नेगेटिव होती जाएगी। इसका मतलब सीधा सीधा सा बोलो, डिक्रीज होती जाएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चेक कर सकते हैं, फ्लोरीन की देखिए कितनी है, इतनी है। ब्रोमीन की कम हो गई है, 333 से 325 हो गई है, फिर 296 हो गई है। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पर होता है, और एक्सेप्शन जो है वो क्या होता है? एक्सेप्शन होता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, देखिएगा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इनकी होती है 17 वालों की, और 17 में भी सबसे ज़्यादा किसकी है? क्लोरीन की होती है, -349, -349। ठीक है ना, किलोजूल पर मोल। अब पहला जो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, अब तक इस 17 ग्रुप से फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया है, वो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही निकल करके आया है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑब्वियसली किसकी होनी चाहिए? हैलोजन। और हैलोजन में भी किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की। बट फ्लोरीन की नहीं, बल्कि किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। क्यों होती है क्लोरीन की? तो आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन जो था इसका आंसर मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा 17 वाले ग्रुप में, वही 16 में भी लगा था, वहाँ पर हमने एक्सप्लेन इसको कर दिया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। दैट्स राइट। एक बार दोबारा से थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। बस केवल आपको करना क्या है, आपके पास में एक फ्लोरीन है, एक आपके पास में क्लोरीन है। ये फ्लोरीन है, ये आपके पास क्लोरीन है। 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ ऐड करना है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ ऐड करना है। दैट्स राइट। फ्लोरीन 9 नंबर पे आएगा, कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p5। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। या लीजिए, ये इसका क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। ये फर्स्ट जो सेल है उसके s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1s में 2। फिर सेकंड सेल, सेकंड के 2s में 2, 2p में 5। नया इलेक्ट्रॉन ला रहे हो, वो ऐड होगा यहाँ। ये क्लोरीन है, ये इसका न्यूक्लियस होगा। फिर फर्स्ट सेल होगा, फर्स्ट के s में 2 है। उसके बाद सेकंड सेल होगा, सेकंड के s में 2 है। उसके बाद सेकंड s में 2, सेकंड के p में 6। उसके बाद 3s में 2, 3p में 5, और 3d वैकेंट। 3d पूरा का पूरा वैकेंट है। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड होने वाला है 2p में। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 होते हैं, 2p में 5 हैं, एक और आ सकता है। तो यहाँ बड़ा कंजस्टेड मामला है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ करके ऐड होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का लगेगा अट्रैक्शन फोर्स, और ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ये इसको करेंगे रिपेल। लेकिन यहाँ पर जब 1 इलेक्ट्रॉन ला के ऐड कराओगे, तो वो 3p में ऐड होगा, 3p5 में ऐड होगा। लेकिन यहाँ 3d जिसमें कि 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो पूरा का पूरा वैकेंट है। तो यहाँ कंजस्टेड नहीं है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ ऐड होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पर इनका जो रिपल्शन फोर्स है वो बहुत कम वर्क करने वाला है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है, कंजस्टेड पोजीशन नहीं है। तो फिर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उस पर न्यूक्लियस का केवल अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अट्रैक्शन न्यूक्लियस का लग रहा है, यहाँ रिपल्शन भी लग रहा है, यहाँ अट्रैक्शन भी लग रहा है, और यहाँ रिपल्शन भी लग रहा है। बट यहाँ पर क्या होता है? क्लोरीन में अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन, ऐसा कह सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। होगा तो ओवरऑल अट्रैक्शन ही ज़्यादा, लेकिन रिपल्शन फोर्स काफ़ी ज़्यादा लगेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल, ऐसा हम कह सकते हैं।
दैट्स राइट। इसलिए जितना ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतनी ज़्यादा रिलीजिंग एनर्जी होगी। तो यहाँ के अट्रैक्शन की बजाय यहाँ का अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होगी, हाई एनर्जी रिलीज होगी, जिससे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है दैट इज बिकम मोर नेगेटिव। ये आपका हो गया है एटॉमिक प्रॉपर्टीज, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसे हम क्या कहते हैं, EN कहते हैं। और आपको पता है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा EN किसका होता है, फ्लोरीन का ही होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है। ऐसा याद होगा आपको, फोकल ने बैरे से कहा, ठीक है ना, ऐसे करके याद कर लेते हैं। अप टू डाउन जा रहे हैं तो देखिएगा जो EN है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दैट्स राइट। और EN जो होता है ये किसके कारण से होता है, EN पूरा का पूरा जो है वो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा ये किस में होता है, हेलोजेंस में ही होता है, और किस में होता है, फ्लोरीन में होता है। इसलिए फ्लोरीन का EN जो है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है। अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के बाद में फिर हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एटॉमिक प्रॉपर्टी होने के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17th एलिमेंट जो है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहला उनका एग्जिस्टेंस देखिएगा। जो हेलोजेंस हैं एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, फ्लोरीन F2 के फॉर्म में, क्लोरीन आयोडीन डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। आगे सुनिएगा, फ्लोरीन एंड क्लोरीन ये दोनों गैस होती हैं रूम टेम्परेचर पर, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होती है। ये बात थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, मतलब काम आ सकती है, इसलिए आपको याद रखना है। देयर MP एंड BP, ठीक है, स्टडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। MP BP जैसे जैसे अप टू डाउन जाओगे क्या होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अप टू डाउन जाओगे तो MP BP क्या होता जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि मैं बहुत बार कह चुका हूँ MP एंड BP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मास बढ़ेगा इसलिए, दैट्स राइट। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट आज का, ये सेकंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस वीडियो का, और वो क्या है, ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, पूछ लिया जाता है वाई हेलोजेंस आर कलरफुल, ठीक है। कलरफुल क्यों होते हैं, तो बेटा उसका जो लॉजिक है वो देखिएगा, कलर क्यों होते हैं, दिस इज़ ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन। ये जो हेलोजेंस आपके पास में रखे हैं, इन हेलोजेंस के ऊपर जब आप यहाँ से विजिबल लाइट जब आप डालोगे तो विजिबल लाइट में तो सारे कलर की लाइट होती है, और जब ये लाइट यहाँ पर डालोगे तो क्या होता है बेटा, इस लाइट में से ये जो हेलोजन से ये क्या करते हैं, ये किसी एक सुटेबल टाइप की जो रेडिएशन होती है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी की रेडिएशन को एमिट कर देते हैं। जिस रेडिएशन का इन्होंने एब्जॉर्प्शन किया है उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन जाता है, और वो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बना है वो कलर ही इस रिफ्लेक्टेड रेडिएशन का दिखाई देता है, दैट्स राइट, जिससे आपको ये जो कंपाउंड ये कलरफुल दिखता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा होने का लॉजिक ये है कि ये जो आपके पास में हेलोजन होते हैं इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, तो ये बात हम कहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, MOT से एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट्स राइट, MOT से इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन, जिससे क्या होता है, विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, जिससे ये जो इलेक्ट्रॉन इनके पास में है ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं टू हाई एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट क्वांटा ऑफ रेडिएशंस, दे डिस्प्ले डिफरेंट कलर,
ठीक है। कोई पता नहीं कौन से क्वांटा या कौन सी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, दूसरा फ्लोरीन अलग फ्रीक्वेंसी का, ये अलग ये अलग ये अलग, इससे इनके जो कलर हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये भी काम का है कि जो फ्लोरीन होता है ये येलो कलर का होता है, याद रखना है। फ्लोरीन येलो होता है, बट क्लोरीन जो होता है ये ग्रीनिश येलो होता है, दैट्स राइट। ब्रोमीन रेड होता है, बट आयोडीन वायलेट कलर का होता है। ये बात प्रैक्टिकल में भी काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद में ब्रोमीन एंड आयोडीन आर ओनली स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा ये रह गया एक पॉइंट, ये क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। बट ब्रोमीन और आयोडीन ये दोनों के दोनों क्या है, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, बहुत थोड़े से सॉल्युबल होते हैं, बट आर सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बाकी के और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन्स टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन, उसके अंदर ये डिजॉल्व हो जाते हैं, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है CCl4, इस CCl4 के अंदर Br2 और या फिर I2 डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। जिससे डिजोल्व होने के कारण ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये कैसा हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। और ये जो कलरफुल हो गया है ना, अब इसका जो यूज है ये यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम ये बात करेंगे, ठीक है ना। जब Br2 और I2 की रिएक्शन होगी तो वहाँ पर हम सॉल्वेंट के फॉर्म में CCl4 काम में लेंगे, या क्लोरोफॉर्म काम में लेंगे, या फिर कार्बन डाइसल्फाइड CS2 काम में लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन कलरफुल हो जाता है इनको डिजॉल्व करने पर। तो ये बात जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ है, बस केवल पहला पॉइंट जो है वो ये इम्पॉर्टेंट आया कि ये कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक है ना। तो जब इनके ऊपर विजिबल रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करेगी तो ये उस रेडिएशन में से क्या करते हैं, वो जो रेडिएशन उसमें से एक डिफरेंट या सेलेक्टिव जो एनर्जी का रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इनमें अनपेयर्ड वो एक्साइटेड हो जाते हैं और बाकी के रेडिएशन का एमिशन करते हैं, जिससे इसका कलर जो है वो शो होता है। इसके बाद अब जो है वो हम पढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देखिएगा वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के हिसाब से, ये पूछा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो देखिए आप कैसा लगेगा, और हम ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाते हैं कि फ्लोरीन आपके पास में है F2, क्लोरीन है Cl2, ब्रोमीन है Br2 एंड आयोडीन है I2। फ्लोरीन का साइज ऑब्वियसली सबसे छोटा होता है, तो ये फ्लोरीन, तो साइज छोटा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड की लेंथ भी छोटी होगी। क्लोरीन का साइज थोड़ा सा बड़ा है तो ऑब्वियसली बॉन्ड की लेंथ भी क्या होगी, बड़ी होगी। ब्रोमीन का जो साइज है वो और भी बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ और भी बड़ी होगी, और आयोडीन का साइज जो है वो और भी बड़ा है तो बॉन्ड की लेंथ और भी बड़ी होगी, दैट्स राइट। ये है हैलोजेंस आपको। अब आप जानते हैं कि इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो देखिएगा कहाँ शॉर्टर है कहाँ लॉन्गर है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत शॉर्टर है। अब अगर हम बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है, सीधा सा कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमने ऐसा डिस्कस किया है 11th क्लास में कहीं ना कहीं कि अगर हमारे पास स्मॉलर छोटा बॉन्ड हो और एक बड़ा बॉन्ड हो, दोनों को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कौन से बॉन्ड के लिए कम एनर्जी, किसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो आपको पता है छोटा बॉन्ड है वो ईजीली नहीं टूटेगा, ठीक है, और बड़ा जो बॉन्ड है वो बहुत ईजीली टूट जाता है। जैसे मैं आपको एक छोटी लकड़ी दे दूँ और एक बड़ी लकड़ी दूँ और मैं कहूँ कि दोनों को तोड़िए, तो दोनों में से कौन सी ईजिली टूटेगी, छोटी वाली लकड़ी या बड़ी वाली। उनकी थिक बराबर है, मोटाई बराबर है, छोटी लकड़ी नहीं टूटेगी, बड़ी लकड़ी को आसानी से तोड़ दोगे आप। ऐसे बड़ा बॉन्ड इजीली टूटेगा, तो यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी, और यहाँ ज़्यादा होगी। तो बताइए इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा है, ऑब्वियसली I2 का बॉन्ड सबसे बड़ा है, बॉन्ड की लेंथ सबसे बड़ी है, इसलिए यहाँ रिक्वायर्ड एनर्जी सबसे कम होगी, तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम होगी,
दैट्स राइट, सबसे कम एनर्जी इसको चाहिए बॉन्ड को डिसोशिएट करने के लिए। तो देखिए एक बार बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी देखिएगा कितनी है इसकी बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, 1.1 किलो जूल पर मोल है। उससे ज़्यादा एनर्जी कहाँ चाहिए, ब्रोमीन में। ब्रोमीन में देखो कितनी चाहिए, इतनी। उससे ज़्यादा कहाँ, सॉरी ब्रोमीन में कितना चाहिए, 192। उससे ज़्यादा कहाँ चाहिए, क्लोरीन में। ऑब्वियसली छोटा बॉन्ड है तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ थोड़ा सा कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ और भी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और फ्लोरीन में क्या चाहिए, फ्लोरीन में तो और भी सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो आपका फ्लोरीन है उस फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देखिएगा कितनी है, बहुत कम है। कहाँ कितनी है, 158। 158 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा 158 यहाँ पर। फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ना वो बहुत शॉर्टर है। शॉर्टर बॉन्ड होने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो इट कांट ब्रेक इजीली, नहीं टूटना चाहिए, बट इजीली टूट जाता है फ्लोरीन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम होती है फ्लोरीन की। क्यों कम है भाई फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, उसका लॉजिक क्या है, उसका लॉजिक सुनिए। देखिएगा ये जितने भी हैलोजेंस हैं इन सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा हैलोजन होगा उसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बॉन्ड बन गया। अब इनके ऊपर देखिएगा ये जो इलेक्ट्रॉन ये किसके फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर्स। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और जब देखिएगा अब ये बॉन्ड इतना ज़्यादा शॉर्टर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो ये दोनों फ्लोरीन बहुत क्लोज आ जाएंगे। और जब ये फ्लोरीन क्लोज आ जाएंगे तो इनके जो लोन पेयर्स हैं ये लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ रिपल्शन फोर्स बहुत अधिक लगता है। मच रिपल्शन फोर्स अप्लाइड बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ बोथ फ्लोरीन एटम्स। और मच रिपल्शन फोर्स यहाँ पर होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन फोर्स होगा, इसलिए बहुत थोड़ी सी जो एनर्जी है ना वही रिक्वायर्ड होगी। उस थोड़ी सी एनर्जी से इसका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है, ऑर्डर देखिए, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो किसके लिए होगी, क्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उससे कम किसके लिए होगी, ब्रोमीन के लिए। उससे कम किसके लिए होगी, फ्लोरीन के लिए कम होगी। और सबसे कम किसके लिए होगी, I2 के लिए सबसे कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एग्ज़ाम में एक्सप्लेनेशन बहुत कम पूछा जाता है, सीधा ये ऑर्डर जो है यही पूछा जाएगा। और ये कौन सा ऑर्डर है, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एग्ज़ाम में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछ लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, सबसे पहले वो लिखना है जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है। सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी किसकी है, I2 की। उससे ज़्यादा किसकी है, F2 की। उससे ज़्यादा Br2 की। और सबसे ज़्यादा Cl2 की। दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। और कौन सा ऑर्डर है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर। एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है, कभी कभी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है, कभी कभी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है। दैट्स राइट, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ F2 इज ड्यू टू relatively large electron repulsion among the lone pairs of F2 molecule। F2 के मॉलिक्यूल में दोनों फ्लोरीन पर जो लोन पेयर्स हैं ना उनके बिटवीन बहुत ज़्यादा रिपल्शन लगता है, जिससे इनके ब्रेक करने होने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। एग्जाम में ये ऑर्डर ही आपसे पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग जैसा भी है वैसा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला जो पॉइंट है इट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। ऑल द हेलोजेंस, सारे के सारे हेलोजेंस कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि
जितने भी आपके हेलोजन्स हैं उन सब के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी हैं, और उनको नियरेस्ट नोबल गैस लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए या ऑक्टेट अटेंड करने के लिए ओनली दे रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेंगे, इससे उनके ऊपर -1 चार्ज क्रिएट होगा, इसलिए इनकी कॉमन या जर्नल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होगी। बट फ्लोरीन जो होता है ये तो केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो होते हैं ये क्या करते हैं बेटा, ये जो हैं तीनों के तीनों ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, +5 और +7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। एग्जिबिट दीज ऑक्सीडेशन स्टेट बाई क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन भी करते हैं। अब ऐसा कैसे करते हैं तो देखिएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS2, जो N का S है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, NP में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, NP हैव 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5। जब ये हेलोजन एटम ग्राउंड स्टेट में होगा तब तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये केवल, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी से ये बॉन्डिंग करेगा, और इसी से बॉन्डिंग करेगा तो या तो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा या लॉस करेगा, ठीक है, गेन करेगा तो -1 और लॉस करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना NP से निकल के ND में चला जाता है, जिससे यहाँ तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे पेयर, यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये लीजिए, जिससे यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण से, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और उसके बाद अगर ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और यहाँ चला जाएगा, जिससे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। उस कंडीशन में इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और चला जाता है, तो यहाँ कितना बचेगा, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, और 3 यहाँ होंगे, और यहाँ आने के बाद यहाँ कितने हो जाएंगे, 3। इस तरीके से टोटल कितने हो जाएंगे, 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इससे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा +1 +3 +5 के अलावा क्या होता है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 और +6 भी शो करते हैं, ठीक है ना, इन देयर ऑक्साइड में और ऑक्सा एसिड्स में, कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है बेटा, इसके अलावा +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, कहाँ, ऑक्साइड में भी करते हैं और ऑक्सा एसिड्स में भी करते हैं, जैसे HClO4, ठीक है, या HClO3 या H2ClO2 या H2ClO4, ठीक है। यहाँ से अगर आप Cl का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, या चलो अभी आगे और एग्जाम्पल आएंगे वहाँ पर बात करेंगे इनके बारे में भी, ठीक है, ऑक्सा एसिड्स हमें पढ़ने हैं ना, वहाँ सीखेंगे। इसके अलावा जो बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन का EN सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ का जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिएगा, ये है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो कौन होता है, फ्लोरीन, उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम आयोडीन। दैट्स राइट। फ्लोरीन को जो रिएक्शंस होती हैं, चाहे वो किसी के साथ आप कराएं, तो फ्लोरीन की रिएक्शन जो होती हैं बहुत एक्सप्लोजिवली होती हैं, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके कंपैरेटिव क्लोरीन की रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, ब्रोमीन की और स्लो होती है, और आयोडीन की रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। तो अगर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछे तो ये होगा, ठीक है। बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, Cl2 Br2, उससे कम किसकी होगी, F2, और उससे होगा I2। बॉन्ड इंथैल्पी का ऑर्डर ये होगा, बट रिएक्टिविटी का ऑर्डर जो है वो ये होगा। ये दोनों ऑर्डर आपको याद रखने हैं, ये बॉन्ड इंथैल्पी का है। और अभी एक और ऑर्डर यहाँ पर आने वाला है, ठीक है ना। तो टोटल हैलोजन में ये 3 चीज़ होती हैं, एक होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, एक होता है बॉन्ड
डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर, और एक और होता है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है ना। ये 3 ऑर्डर होते हैं और आपको ये तीनों ऑर्डर जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं, और एग्जाम में इन तीनों में से कोई ना कोई जो ऑर्डर है वो लगभग हर साल जो है वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। या तो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछेगा, या फिर आपको बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर पूछेगा, या फिर वो ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला जो है ऑर्डर है वो पूछेगा, जिसे हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी की बात करते हैं। तो ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, दैट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर हैलोजेंस, ठीक है। देखिएगा, हैलोजन जो होते हैं आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब, ऐसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया है हमने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट कौन होता है? जो करता है। इसका मतलब ये दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, और दूसरों का ऑक्सीडेशन करना है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होता है? ऑफ और ऑक्सीडेशन, ऑफ और आउट, ऑफ और ऑफ और इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन जब करते हैं तो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तभी तो उनका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का मतलब है दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करते हैं? क्योंकि इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, और इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो दूसरों से क्या करते हैं? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो सेल्फ का तो रिडक्शन हो जाता है, बट दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। दैट्स राइट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ ईजी एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। अब इनमें भी सबसे ईजी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो कौन करता है? फ्लोरीन जो है वो गेन करता है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन। फ्लोरीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है, ठीक है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से जो फ्लोरीन है ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है, एंड इट ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड। ये क्या काम करता है? फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि फ्लोरीन जो होता है ना, ये दूसरे जो हैलाइड हैं उनको, जैसे अगर क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड अगर है, तो फ्लोरीन इन सब को ऑक्सीडाइज कर देता है। इवन ये तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये तो वाटर जो होता है ना, उस वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज अदर हैलाइड आयन इन सॉल्यूशन और इवन इन द सॉलिड फेज, ठीक है। जैसे फ्लोरीन अगर आपके पास में है तो ये फ्लोरीन अदर जो हैलाइड आयन होगा उसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये फ्लोरीन है, ये दूसरा कोई हैलाइड आयन अगर है तो ये फ्लोरीन क्या बोलता है? उनको कहता है कि लाओ मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, दूसरों से इलेक्ट्रॉन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो उनको बोलेगा लाओ अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, दोनों से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और सेल्फ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? F नेगेटिव आयन में। और ये इलेक्ट्रॉन जाने के बाद क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल होकर कंबाइंड होकर X2 बना देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्लोरीन हो और वहाँ पर क्लोराइड आयन अगर प्रेजेंट है एक्वस सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में, तो फ्लोरीन क्या करेगा? इनसे इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्लोराइड में, और Cl को कन्वर्ट कर देगा Cl2 में, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से इनका जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो डाउन जाने पर डिक्रीज होता है। इन जर्नल अ हैलोजन, एक हैलोजन का जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ में डिक्रीज होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। उससे कम कौन है? क्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, सबको ऑक्सीडाइज करेगा। बट क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये ब्रोमीन और आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर देता है? केवल आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर पाता है, ठीक है। तो अगर ब्रोमीन अगर आपके पास में है तो ये आयोडाइड अगर आयन है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। आयोडाइड को बोलेगा ला भाई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, उससे इलेक्ट्रॉन लेके सेल्फ तो कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोमाइड में, उसको बदल देगा I2 में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आपको याद रखनी है। द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ द हैलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में नीचे जाने पर डाउन होती जाती है, एविडेंट फ्रॉम देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है।
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है उससे भी हम ये चीज़ समझा सकते हैं। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, आई थिंक अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर आपको याद आ रहा हो, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर कहीं हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा हुआ है, और वो भी रिडक्शन वाला, ठीक है। और उस वाले में क्या था, हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ करता था वो क्या होता था, 0, और उसके बाद सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता था, कितना होता था, 2.87, और सबसे नीचे क्लोरीन का होता था कितना, 3.0, लिथियम का होता था नेगेटिव में 3.05, ठीक है। और उसमें हमने कहा था कि अगर आप अप टू डाउन जाओगे, नीचे जाओगे, तो रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज होगा, लेकिन अगर ऐसे जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इंक्रीज होगा। तो फ्लोरीन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए फ्लोरीन जो था उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, इसलिए फ्लोरीन जो था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका, फ्लोरीन का, इसलिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा। क्लोरीन का थोड़ा कम है तो ये थोड़ा कम होगा, ब्रोमीन का और कम है, आयोडीन का और भी कम है। दैट्स राइट। अब सुनिएगा, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है ना, विच आर, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है विच आर डिपेंड ऑन द पैरामीटर्स, ये इन पैरामीटर्स से कैलकुलेट किया जाता है। दैट्स राइट। लेकिन ये जो पैरामीटर्स है ना, ये पैरामीटर्स जो है ये काम नहीं आते हैं, या इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से हो गया आपका फ्लोरीन को लेकर के, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, अपने से नीचे वालों को कर देता है, इवन वाटर को भी कर देता है, हर हैलोजन जो है वो अपने से नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। दैट्स राइट। अब क्वेश्चन कैसे आने वाला है वो क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनेंगे समझेंगे, थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या और टिपिकल है वो सुनिएगा। टिपिकल जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप एक बात बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर होने का मतलब क्या है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करता है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अभी तो आपने कुछ और बताया था, आपने तो ये कहा था कि क्लोरीन को अगर एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो रिलीजिंग जो एनर्जी है, बोले तो इलेक्ट्रॉन गेन जो इंथैल्पी है वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव क्लोरीन के लिए होती है। तो फिर क्लोरीन के लिए जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर क्लोरीन जब सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, तो इसका मतलब सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को लेना चाहिए, और क्लोरीन को लेना चाहिए तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। बस क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन होगा कि क्लोरीन का डेल EgH सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन हैलोजन, ठीक है ना। F2 जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन है। क्यों, समझा दीजिए, क्यों समझा दीजिए, ऐसा क्यों। तो उसका जो लॉजिक है वो ये है कि भाई ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शन है, एक्चुअल में एक्वस सॉल्यूशन में होने वाली रिएक्शन है। और ऑक्सीडाइजिंग जो नेचर होता है ये नेचर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। और इस पोटेंशियल को थ्योरेटिकली हम कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सुनना, थ्योरेटिकली कैसे डिसाइड करते हैं। तो थ्योरेटिकली हम ऐसे डिसाइड करते हैं, इसको बात समझ में आए तो समझना, कि आपके पास कोई हैलोजन है, ये लीजिए, ये इस समय सॉलिड स्टेट में है, इसको आपने लिक्विड स्टेट में ला करके, और ये जो हैलोजन है इस हैलोजन को दूसरे किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है एक्वस सॉल्यूशन में। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होगी, ये इंथैल्पी हमारी होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
किसी भी हैलोजन की एक्वस सॉल्यूशन में उसको जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाना है एक्वस सॉल्यूशन में, इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। अब ये वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी उसका मतलब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इस इंथैल्पी को कैलकुलेट करने के लिए हम बोर्न-हैबर साइकिल यहाँ पर डिजाइन करते हैं। उस साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो हैलोजन है जो यहाँ सॉलिड स्टेट में है, जो बॉन्डेड है, पहले तो आपको क्या करना है, इसको लिक्विड स्टेट में ला करके और फिर आपको इसका बॉन्ड जो है वो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। दैट्स राइट। अगर ये सॉलिड है तो गैस में ला करके, अर्थात अगर ये डायरेक्टली अगर गैस में है तो गैस से ही काम चला लेंगे। तो इसको पहले आपको इसका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब इसका बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो ये हैलोजन आपका गैसियस स्टेट में आ जाएगा। इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी और जो एनर्जी आप यहाँ से इसे दे रहे हो दैट इज़ डिसोसिएशन इंथैल्पी। फिर आपको क्या करना है, ये जब गैसियस स्टेट में आ जाएगा तब आप इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन कराओगे, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, जिससे ये क्या बनेगा, एक नेगेटिव आयन बनेगा जो कि गैसियस स्टेट में ही होगा। फिर आपको क्या करना है, इसे वाटर के अंदर डालना है जिससे वाटर के मॉलिक्यूल इससे जुड़ जाएंगे और वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ करके ये हैलाइड आयन बना लेगा एक्वस सॉल्यूशन में। इस दौरान जो इंथैल्पी होगी दैट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब क्लोरीन जो है ना, उस क्लोरीन की तो केवल ये जो इंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी यही नेगेटिव है मोर, बस केवल बाकी की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि ऑक्सीडाइजिंग पावर को बताता है उसमें तो इन इंथैल्पीज का भी कंट्रीब्यूशन होता है। अब बोर्न-हैबर ने क्या कहा था, तो थोड़ा सा याद कर लीजिए बोर्न-हैबर साइकिल, हैस लॉ अगर आपको याद हो जाए तो, हैस लॉ। हैस ने क्या कहा था, हैस ने कहा था कि अगर मान लीजिए ए से और डी का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है ए टू डी, दैट्स राइट, ए टू डी, तो बेटा हम हैस लॉ की बात करें तो अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हो रही है ए टू डी और इस रिएक्शन की इंथैल्पी है मान लीजिए डेल्टा एच। अब अगर हम इस रिएक्शन को बहुत सारे स्टेप में कराएं, फर्स्ट स्टेप में ए कन्वर्टेड इनटू बी, देन इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है मान लीजिए दैट इज डेल्टा H1, देन बी कन्वर्टेड इनटू सी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी दैट इज डेल्टा S2 एंड सी कन्वर्टेड इनटू डी, इस रिएक्शन की इंथैल्पी डेल्टा S3। ठीक है, तो हैस ने कहा कि ये जो वन स्टेप की रिएक्शन है इसकी जो इंथैल्पी होगी ये इन डिफरेंट स्टेप की जो इंथैल्पी है इनके सम के इक्वल होगी, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3, दैट्स राइट, इनके इक्वल हो गए। ठीक है, तो उसी तरीके से इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी है डेल्टा एच, यही होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये डेल्टा एच कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये रिएक्शन आपने डिफरेंट स्टेप में कराई है तो इसको कैलकुलेट करेंगे इन सब एंथैल्पी का एडिशन। तो ये जो डेल्टा एच है यही आपका होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इज इक्वल टू क्या होगा, जो आपकी डिसोसिएशन की एंथैल्पी है या बॉन्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं ये, प्लस में डेल EGH प्लस में डेल हाइड्रेशन की एंथैल्पी। अब क्लोरीन जो है ना, उस क्लोरीन का तो बेटा केवल डेल EGH ही तो मोर नेगेटिव है, ये वैल्यू तो मोर नेगेटिव है, लेकिन इससे ऑक्सीडाइजिंग नेचर थोड़ी ना डिसाइड होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर इलेक्ट्रॉन गेन करना ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिसाइड होता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इंथैल्पी है, इस इंथैल्पी में इन दोनों का भी कंट्रीब्यूशन होता है, दैट्स राइट। और इन सब का जब हम वैल्यू रख के कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जो इंथैल्पी आएगी दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है ना वो वैल्यू फ्लोरीन के लिए मैक्सिमम आती है, फ्लोरीन के लिए मैक्सिमम आती है, इसलिए फ्लोरीन जो होता है बेटा ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन क्लोरीन, दैट्स राइट। सॉरी, इसके बाद अब हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करें। अगर इसी ऑक्सीडेशन स्टेट को आगे थोड़ा सा और डिस्कस करें, द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन कैन फर्दर बी इलस्ट्रेटेड बाई देयर रिएक्शंस। ठीक है, उसको हम उसके रिएक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है। फ्लोरीन देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज वाटर टू ऑक्सीजन वेयर एज। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन है, फ्लोरीन। और ये फ्लोरीन वाटर को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो फ्लोरीन और अगर वाटर आपने डाला तो ये क्या करता है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। यहाँ से क्या करेगा, फ्लोरीन आपके पास में है F2 और यहाँ से वाटर है, ठीक है। तो ये वाटर को ऑक्सीडाइज करता है, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, H पॉजिटिव O नेगेटिव, ठीक है ना। तो क्या करता है यहाँ से, इन H पॉजिटिव तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइज है यहाँ से, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, इसको इसको इसको, ये चारों इलेक्ट्रॉन ये चारों के चारों गेन करके क्या बन जाएंगे, 4 F नेगेटिव, 4 क्या बन जाएंगे, H पॉजिटिव, और O आपस में रिएक्ट करके क्या बन जाएगी, O2। तो O2 जो गैस है वो रिलीज कर देता है, ठीक है। क्लोरीन एंड ब्रोमीन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइड्रोहेलिक एसिड, दैट्स राइट, और हाइपोहैलाइट, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइज कर देता है O2 में, अगर क्लोरीन अगर आपके पास में है, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना देता है, तो देखिएगा बेटा ये बना देगा ये Cl, और रिएक्ट विद वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl बन जाएगा, और बनेगा ये Cl जब यहाँ जुड़ेगा तो HOCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोराइट जो है वो बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और हाइपोक्लोराइट। सेम ऐसे ही कौन रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन भी ऐसे रिएक्शन करेगा। तो फ्लोरीन तो ऑक्सीडाइज करेगा O2 में, क्लोरीन ब्रोमीन जो है बेटा ये रिएक्ट करके ये बनाएंगे, बट आयोडीन जो है उसका उल्टा है, दैट्स राइट। क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ आयोडीन विद वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर आपके पास में आयोडीन और वाटर अगर आपके पास में है तो बेटा ये जो रिएक्शन है ये अपने आप नहीं होती है इनकी रिएक्शन, बट क्या करना पड़ता है आपको, तो देखिएगा क्या होता है, अपने आप नहीं होती है क्योंकि I2 की रिएक्टिविटी कम है ना, इसलिए बेटा। इन फैक्ट आयोडाइड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीजन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। आयोडाइड जो होता है बेटा ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, एसिडिक मीडियम में किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा खुद जो है वो एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। कैसे वो देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा ये वाली रिएक्शन याद हो फ्लोरीन वाली, तो फ्लोरीन आपने लिया किसके साथ रिएक्शन कराई, वाटर से, और क्या बना ये और ये। अगर यहाँ पर आयोडाइड आयन हो, तो अगर आपने यहाँ से आयोडाइड आयन लिए, ये 4 आयोडाइड आयन हो और 4 ही क्या हो, H पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या हो O2, तो O2 जो है वो खुद इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, दैट्स राइट। और इसको ऑक्सीडाइज करके क्या करता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके, और ये मिल करके क्या बना देते हैं, 2 वाटर, और I और I कंबाइंड होकर क्या बना देती है, I2। मतलब इस रिएक्शन की जस्ट अपोजिट रिएक्शन हो जाती है, दैट्स राइट। तो ऑक्सीजन बल्कि उल्टा इस आयोडाइड को क्या कर देता है, I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जस्ट द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन, रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की जो रिएक्शन थी उससे जस्ट अपोजिट रिएक्शन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ में हो जाती है। ये हो गया है ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरीके से ये जो 17 ग्रुप के एलिमेंट थे बेटा, इनकी जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस की। एक बार हम इस पूरे को रिवाइज कर ले, रिवीजन। सबसे पहले हमने 17 ग्रुप जो था उस 17 ग्रुप के बारे में जर्नल डिस्कशन किया। इनको हम क्या कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, इनको हम याद रख लेंगे। उसके बाद फिर हमने इनका ऑक्यूरेंस पढ़ा। ऑक्यूरेंस के अंदर हमने कहा कि इसमें से कुछ भी जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑक्यूरेंस में से, ठीक है, ऑक्यूरेंस में से नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम आ गए थे इसकी एटॉमिक प्रॉपर्टी पर। एटॉमिक प्रॉपर्टी में भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ये इंपॉर्टेंट नहीं था, एटॉमिक आयनिक रेडियस ये भी इंपॉर्टेंट नहीं थी। बस यहाँ पर वो याद रखना था कि अपने पीरियड के अंदर ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। 18 वाला आपको लगेगा स्मॉलेस्ट है, बट वो बड़ा होता है क्योंकि उनकी वैन डर वाल रेडियस कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बाद जो था वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी सबसे ज़्यादा होती है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है,
दैट्स राइट। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो क्या ऑर्डर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर भी आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर ये होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बाद में फिर जो हमने एटॉमिक प्रॉपर्टी में डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया था इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। और बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर आ गया था इंक्रीजिंग ऑर्डर भी और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी, ये आपको याद रखना है। दैट्स राइट। तो 3 ऑर्डर हमने यहाँ पर बताए थे। एक बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर था। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या था कि सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए Cl2 को ब्रेक करने के लिए, फिर चाहिए Br2 को, उससे कम चाहिए किसको, F2 को ब्रेक करने के लिए, देन I2 को। बॉन्ड की ये होगी। डेल EGH का ऑर्डर क्या था, सबसे ज़्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर होगा आयोडीन का, ठीक है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या था, रिएक्टिविटी का ऑर्डर था फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और ऑक्सीडाइजिंग नेचर का ऑर्डर क्या था, तो कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, फ्लोरीन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को हम थ्योरेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हमने एक साइकिल बना करके अभी डिस्कस किया था, उससे कैलकुलेट करेंगे। दैट्स राइट। तो हमने यहाँ पर ये ऑर्डर पढ़े, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर पढ़ा, उसके बाद हमने किसका पढ़ा है, डेल EGH का। डेल EGH का क्या था, क्लोरीन, उसके बाद में फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फिर किसका पढ़ा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टिविटी का ऑर्डर, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये था। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग नेचर में भी यही ऑर्डर था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो 4 ऑर्डर है ना, इन चारों में से कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। दैट्स राइट। इसके बाद हमने इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस किया। फ्लोरीन का -1 होगा, सबका कॉमन -1 होता है, इसके अलावा पॉजिटिव भी होते हैं, +1, 3, 5, 7 कुछ भी हो सकते हैं। ऑक्सो एसिड और ऑक्साइड में +4, +6 भी इनके होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद जो हमने डिस्कस किया वो क्या है, इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है। और कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था या नेचर था, फ्लोरीन का। फ्लोरीन दूसरे जो हैलोजन से हैलाइड फॉर्म में, सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में, उनको ऑक्सीडाइज कर देता है। इवन ये वाटर को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो ये जो रिएक्शन है गैसेस स्टेट से उसका एक्वस आयन बनाने के लिए, तो इस रिएक्शन की जो इंथैल्पी होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और इसको ऐसे हम साइकिल बना के कैलकुलेट करते हैं। दैट्स राइट। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो क्लोरीन का ज़्यादा होता है, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज़्यादा होता है, इन सब इंथैल्पी का जो सम है ना वो फ्लोरीन के लिए ज़्यादा आता है, इसलिए फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लोरीन नहीं होगा, बट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन और ब्रोमीन रिएक्ट करके अपना एसिड और हाइपोहैलाइट बनाते हैं। आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है, बट आयोडीन तो उल्टा या रिवर्स रिएक्शन शो करता है। आयोडाइड आयन हो, ठीक है, और वहाँ पर ऑक्सीजन अगर हम गैस पास कर दें तो वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा। दैट्स राइट। इस तरीके से हमने इसकी जो जर्नल प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में और अदर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। दैट्स राइट। ओके, थैंक यू।